बात है उस टाइम की जब चाइना अपने तीनों किंगडम के लिए वॉर्स कर रहा था, ठीक है। ये बात है AD 207 से लेकर AD 265। AD का मतलब होता है जो क्रिश्चियन गॉड थे जीसस, जब उनकी डेथ हो चुकी थी उसको लिखा जाता है AD, ठीक है। तो उनकी डेथ के 207 साल से लेकर 265 साल के बीच का ये समय है जहाँ की अब हम कहानी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता क्या चल रहा है, आज हम लॉ नंबर 5 कर रहे हैं किस बुक का, 48 लॉज ऑफ पावर का। इसके पहले 4 लॉज आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अगर नहीं भी देखना चाहते तो डायरेक्ट इसको देख सकते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई भी कुछ भी पहले कैसे भी देख सकते हैं। बट मेन चीज़ है कि अगर आपने शुरू करा है तो अपने आप पे प्रॉमिस कर लो कि इसको एंड भी करूँगा मैं, ठीक है। चाहे पूरे दिन में चाहे यही देखो, क्योंकि अगर इन 48 लॉज में से एक आधा लॉ भी आपको अच्छे से समझ आ गया तो काफ़ी हद तक अपने सराउंडिंग से तो बेटर हो ही जाओगे। हाँ, तो ये चाइना की बात है। चाइना में वॉर्स चल रहे थे AD 207 से लेकर AD 265 तक, ठीक है। 3 किंगडम्स थे, तीनों किंगडम्स में वॉर चल रहे थे, ठीक है। वो कह रहा था मुझे ये चाहिए, वो कह रहा था मुझे ये चाहिए। द ग्रेट जनरल चुको लियांग, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया चुको लियांग, ये एक नाम था उस टाइम का ग्रेट जनरल, जो कि लीड कर रहा था सोल्जर्स को। एक किंगडम, तीनों किंगडम में से एक किंगडम का नाम था SHU, शू, ठीक है। शू किंगडम का जो फोर्सेस थी, जो सैनिक थे, उनका जो लीडर था वो था चुको लियांग, ठीक है। तो अब हम चुको लियांग का पूरा नाम नहीं लेंगे, सिर्फ इसको कहेंगे चुको, ठीक है। उसके बाद डिस्पैच हिज वास्ट आर्मी टू डिस्टेंस कैम्प व्हाइल ही रेस्टेड इन अ स्मॉल टाउन विद अ हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स। वो एक क्योंकि वो बैटल फील्ड्स में रहते थे, हमेशा के लिए लड़ाइयाँ चलती रहती थी, वॉर्स चलते रहते थे, तो वो कहीं पर अपना खेमा लगा के, खेमा समझते हो ना, खेमा मतलब कि कहीं भी बीहड़ में या रेगिस्तान में या जंगलों में अपना एक तंबू गाड़ कर वो रेस्ट कर रहे थे। उनके सैनिक थे वो, और वो खुद चुको, ठीक है। सडनली सेंटिनल देखो वो होते हैं, सेंटिनल होते सोल्जर ही हैं, लेकिन सेंटिनल उन सोल्जर को बोला जाता है जो दूसरे सैनिक जो सो रहे हैं उनकी रक्षा करते हैं जाग कर, ठीक है। वो नहीं सोते क्योंकि वो दिन में सोते हैं, ठीक है। और जो दिन में जगते हैं वो रात में उठते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान सुनो। सेंटिनल्स वो होते हैं जो ऐसे सैनिक जो सोने का टाइम दिन में निकाल लेते हैं, ठीक है, और रात में जो वॉर से आए हुए सैनिक्स होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? थैंक यू। उसके बाद सडनली सेंटिनल हरीड इन विद द अलार्मिंग न्यूज़ दैट एन एनिमी फोर्स ऑफ ओवर 150,000 ट्रूप्स अंडर सीमा यी वाज अप्रोचिंग। देखो, जो हमारा चुको है, हमारा चुको नहीं, जो चुको है उसका एक ओपोनेंट है जिसका नाम है, कहाँ गया, सीमा यी, SIMA, सीमा YI, सीमा यी, ठीक है। आंटी नहीं है ये, सीमा यी जो पाकिस्तान से ऐसी, नहीं वो नहीं है ये। और वो अपने साथ 1.5 लाख से भी ज़्यादा की फोर्स लेके आ रहा है। अब यहाँ पर ट्रूप्स वर्ड आया था TROOPE, 150,000 ट्रूप्स अंडर सीमा। ये ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक, ठीक है, जो जंग लड़ने जा रहे हैं। विद ओनली 100 मैन टू डिफेंड हिम, मतलब हमारे पास कुछ 100 लोग ही हैं, हम कैसे डिफेंड करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद चुको लियांग सिचुएशन वाज होपलेस, द एनिमी वुड फाइनली कैप्चर हिज रिनोन्ड लीडर। जो हमारा नहीं, जो चुको था वो एकदम होपलेस फील कर रहा था, मतलब उसकी सिचुएशन होपलेस थी, फील तो वो कुछ और ही कर रहा होगा शायद। उसके बाद क्या हुआ, द एनिमी वुड फाइनली कैप्चर दिस रेनोन्ड लीडर। मतलब कि अब ये था, अब ये हिस्ट्री में लिखा जाना था कि एक एनिमी वहाँ के सबसे प्रसिद्ध, सबसे ग्रेट, सबसे ब्रेव लीडर को अपना गुलाम बनाएगा या उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। विदाउट लेमेंटिंग वर्ड का मतलब होता है रोना धोना, कि अरे अब मैं क्या करूं, एनिमीज मेरे सामने है, अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे बचूं। विदाउट लेमेंटिंग इज फैट और वेस्टिंग टाइम टू ट्राइंग फिगर आउट, यानी कि उसने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया किसी भी चीज़ में। अब उसने किया क्या, अब देखो मजाक की बात छोड़ो, अब ध्यान से सुना उसने किया क्या। लियांग ने एक फ्लैग मंगवाया, ठीक है, एक झंडा मंगवाया। उसने सिटी के गेट ओपन करने को कहा, सारी सिटी के गेट ओपन कर दो, जो किला है उसके गेट ओपन कर दो, ठीक है। यहाँ तक आगे सुनो। उसने एक दीवार पर, जो किला था ना
बड़ा सा किले की बड़ी सी दीवार पर जो गेट के बाहर थी वहाँ पर जाके बैठ गया ताकि मैं डायरेक्टली दूर से विजिबल हो जाऊँ, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ उसने क्या की, उसने कुछ टॉय स्ट्रो पहना। टॉय स्ट्रो एक चीज़ होती है जो चाइना में एक ट्रेडिशनल चीज़ है, जैसे मोंक होते हैं, मोंक पहनते हैं, चाइनीज़ मोंक होते हैं, काइंड ऑफ वैसा कुछ भी होता है, कुछ कपड़ा सा लपेट लेते हैं, ठीक है, आप गूगल देख लेना इसमें, लेकिन होती ट्रेडिशनल ड्रेस है। वो पहन लिया और अगरबत्तियाँ मंगा ली, मतलब मैं बोल अगरबत्तियाँ रहा हूँ, उसने उस टाइम की कोई धूप या कोई कुछ भी सामग्री वगैरह मंगवाई थी और जलाकर ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लग गया, चैंटिंग करने लग गया, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ। He lit some, ठीक है, and began to chant, ठीक है। Minute later, he could see the vast enemy army approaching and endless flags of the soldier pretending not to notice them. He continued to sing and play the lute, ठीक है। ल्यूट उसने ना थोड़ी देर में, कुछ ही आई थिंक मिनट या कुछ टाइम के बाद उसने देख लिया था कि मतलब मैदानों के मैदान भरे हुए सोल्जर्स घोड़ों पर आ रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने नोटिस ही नहीं किया, ठीक है। एकदम काम शांत अपना वो करता रहा जो कर रहा था। थोड़ी देर बाद जो आर्मी थी वो टाउन के गेट के पास आ गई थी और जो उनका हेड था सीमा, जो सीमा जी, वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द मैन ऑन द वॉल। उसने पहचान लिया कि ये कौन है, क्योंकि ये दोनों राइवलरी थे, ये दोनों एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन थे कि एक दूसरे को मारने का मौका ढूंढते थे, ठीक है। और इवन सो जो उसके सोल्जर्स थे, शीमा ये के सोल्जर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि सोल्जर्स को ना पहले के टाइम में एक्साइटेड करने के लिए कुछ रिलीजियस तड़का लगाना पड़ता था, जो जिस रिलीजन का था उस रिलीजन का तड़का लगाना पड़ता था, जैसे आज भी लगाया जाता है, पहले की बात बता रहा हूँ। और उनको बिजी रखा जाता था कई बार, जैसे कोई भी बगावत करने लग जाता है तो कोई खेल का आयोजन कर दिया, या कुश्ती या घुड़सवारी, या कोई थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए, ठीक है। और उनको किसी ना किसी तरह एक्साइटेड रखते थे। फिर जब वॉर पर जाना होता था तो ऑफकोर्स अपने ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो फिर उनके अंदर खून तो खोलेगा ही ना। उनको कुछ भी सुना दो, जो लीडर्स होते हैं कुछ भी सुना देते हैं, और जो उनके भक्त होते हैं वो सुन लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से उनका नाम चलाने लग जाते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन की एक बुक है जिसका नाम है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन के नेचर के क्या लॉज है, ह्यूमन का नेचर काम कैसे करता है। उसमें इन्होंने बताया है, मैंने वो पढ़ रखी है काफ़ी टाइम पहले, कि इंसान का दिमाग जब वो ग्रुप के अंदर होता है तो कभी काम नहीं करता। अगर तुम लीडर हो तो तुम्हारा करेगा दिमाग काम, ठीक है, लेकिन अगर तुम फॉलोवर्स हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी पॉलिटिशियन का फ़ैन हूँ और वहाँ पर वो खड़ा है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ पूरी भीड़ में, तो उसने कोई बात बोली तो लोग चिल्लाएंगे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं भी चिल्लाऊँगा, क्योंकि हमारी जो रैशनल कैपेसिटी होती है ना वो ग्रुप में काम नहीं करती कभी भी। इसके लिए बहुत एफर्ट्स करना पड़ता है कि अगर तुम्हें ग्रुप में भी अपना इंडिविजुअली एफर्ट्स लगाने, इंडिविजुअली अगर तुम्हारे खुद को कोई ओपिनियन रखना है। अदरवाइज तुमसे थोड़ा सा ओहदे में बड़ा इंसान अगर बोलेगा ना कि आई थिंक दिस शुड बी लाइक दिस, तो तुम्हें भी लगेगा कि इसने बोला है तो कुछ तो होगा ही ऐसा, ठीक है। इसलिए जेफ बेजोस जो है ना वो कभी भी अपनी मीटिंग में खुद नहीं बोलते सबसे पहले, वो हमेशा सबसे पहले अपने जो छोटे एग्जीक्यूटिव्स या छोटे हेड मैनेजर वगैरह जो भी हैं उनसे बात करते हैं, देन वो लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। क्योंकि बड़े ने जब पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया तो दूसरा पहला डर ये होता है कि कहीं एम्प्लॉयज़ को कि हमने कहीं अपने मास्टर को आउटशाइन कर दिया तो ये वैसे बुरा मान जाएगा, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, ठीक है। अब देखो उनके जो सोल्जर थे वो तो बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर तो दिमाग था नहीं, ग्रुप में कभी दिमाग काम नहीं करता। तो ग्रुप में तुम्हें उनको एक डायरेक्शन देनी है, वहाँ जाओ जो दिखे उड़ा दो, वो उड़ा देंगे, सीरियसली ऐसा होता है, ठीक है। तभी वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होती है वॉर लड़ने की, कहाँ से वार करना है, कहाँ से घेराबंदी करनी है, दे डोंट गिव, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सीमा हेजिटेट किया, सीमा ये हेजिटेटेड, ठीक है, क्योंकि वो लीडर था तो उसको पता था कि नहीं इतना सिंपल तो नहीं होना चाहिए जितना ये दिख रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है। और हेल्ड देम बैक, उन्हें वहीं रोक लिया। सारी की सारी 1.5 लाख सेना एक जगह पर रुक गई, ठीक है। एंड स्टडीड लियांग ऑन द वॉल, तो शीमा यी ने देखा, उसको गौर से ऑब्जर्व किया, ठीक है। देन ही ऑर्डर्ड एन इमीडिएट एंड स्पीडी रिट्रीट, और उसने जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी भागो का नारा दिया और भाग गए वापस। अच्छी लगी स्टोरी? अब इसका ऑब्जर्वेशन देख लें। चलो देखो इंटरप्रेटेशन क्या है इस चीज़ की। जो हमारा चुको था, जो चुको लियांग वॉज कॉमनली नोन एज ए स्लीपिंग ड्रैगन। चुको लियांग सबसे महान लीडरों में से चाइना के उस टाइम के आते हैं,
और इनको एक नाम दिया गया था स्लीपिंग ड्रैगन, ठीक है। स्लीपिंग ड्रैगन तो समझ आ गया ना कि इसलिए बोला गया है, ठीक है। ही एक्सप्लॉइट इन द वॉर ऑफ द थ्री किंगडम वाज लेजेंडरी। उनकी जो बेसिकली स्ट्रेटजीज होती है ना, वो एक ऐसी होती हैं कि हमें पहले पता नहीं चलता। स्लीपिंग ड्रैगन का यहाँ पर रेफर इसलिए किया गया है क्योंकि तुम्हें पहले उनके मूव्स के बारे में बिल्कुल ज़रा सी भनक नहीं होती, लेकिन एकदम जब ड्रास्टिकली वो मूव करते हैं तो इंसानों की फितरत है पहले से आज तक कि जब उनके सामने अचानक से कुछ चीज़ आती है ना, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि अरे ये क्या हो गया, और उनका दिमाग वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। और यही स्ट्रेटजी यूज़ करता था चुका लियांग, इसलिए उसको बोला जाता है स्लीपिंग ड्रैगन, ठीक है। और ये तीनों किंगडम की जब वॉर्स चल रही थी तो इसका जो रोल था वो लेजेंडरी रोल था, ठीक है। एक बार एक एनिमी लेफ्टिनेंट था, इनके पास आया और इनके पास इनको ऑफर दिया कि मैं आपकी हेल्प करूँगा इन्फॉर्मेशन में, और चुका लियांग ने उसको रख लिया। अब वो जो एनिमी यानी कि चुका लियांग की मतलब कैसे बोलूँ मैं इसको, देखो दो दुश्मन है, एक चुका लियांग, एक इसका जो ओपोनेंट है। वो ओपोनेंट की तरफ से एक अफसर आया, एक लेफ्टिनेंट आया जो कि चुका लियांग के साथ जुड़ना चाहता था, इसका स्पाई बनना चाहता था, ठीक है। बट उन्होंने भेजा क्यों था इसको, उन्होंने इसलिए भेजा था कि ताकि चुका लियांग की हर खबर बता सके हम, लेकिन अब वो इनके साथ मिल गया, शायद वो इनसे प्रभावित हो गया होगा ज़्यादा, ठीक है। तो अब इनकी गलत इन्फॉर्मेशन इनको देता था, जिसके कारण चुका लियांग हर वॉर हर बार अगेन एंड अगेन जीतता जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इज जो सीमा ही था, वो चुका लियांग के साथ इतनी बार लड़ चुका था कि वो उसे इतनी अच्छे तरीके से जानता था जितना चुका लियांग का पापा भी ना जानता हो उसको, ठीक है। इसलिए जब उसने देखा कि सारी सिटी बंद खुली है, कोई भी नहीं है, सामने वो बैठा भक्ति कर रहा है, तो उसको लगा कि ये क्लियर मुझे इंटिमिडेशन या धमकी या थ्रेट दे रहा है कि कम एंड फाइट विद मी, जो कि बहुत ही मतलब क्योंकि उनको स्ट्रेटजीज का पता नहीं था इसकी, ये कुछ भी हो सकता है अंदर से हमारे ऊपर गोले छोड़ दिए जाएं, हो सकता है हम जहाँ पर चल के जाएं उस धरती पर बारूद रखा गया हो, उड़ जाए, ठीक है। तो उसको जानता था, इसलिए यहाँ पर एक रेपुटेशन में काम में आई, और इस लॉ का नाम भी यही है। आपको लॉ का नाम बता देते हैं। लॉ का नाम है सो मच डिपेंड ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। मतलब कि रेपुटेशन एक ऐसी पावर है जिस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पर हमने चुका लियांग का एक एग्जाम्पल देखा है कि उसके पास सीरियसली कुछ 100 लोग थे। अगर सीमा ये वहाँ पर सोचता ना, वैसे सोचना तो अच्छा होता है पर यहाँ पर उसका सोचना गलत हो गया क्योंकि उसने शायद ज़्यादा गहराई में चला गया। एनीवे, हाँ, तो अगर वो ना सोचता, अगर उसके सैनिक अकेले सैनिक आते, सीमा ये ना आता तो वो मार के चले जाते, ठीक है। अगर कोई योद्धा कितना भी महान हो, वो खुद मतलब फिजिकली कितनों से लड़ लेगा। ऐसा तो है नहीं कि फिल्म चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20 या पहले के टाइम में दम ज़्यादा होते थे तो 100 मान लो, लेकिन 1.5 लाख फौज है। 1.5 लाख फौज ऐसी होती है कि तुम मतलब भागना तुम्हारे लिए एक लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ तो वो भाग सकता था उस समय, लेकिन अब उसकी रेपुटेशन उसने ऐसी बना ली थी पहले से लेकर अब तक कि वो इतना सीधा साधा नहीं है, जितना देखता है वो बहुत खतरनाक इंसान है, तो उससे दूर रहो। तो अब उसकी रेपुटेशन ने पूरी फौज को बचा लिया था, बिना कुछ किए, बिना एक भी खून का कतरा बहाए, बिना एक भी तीर दागे। ये होती है पावर रेपुटेशन की, ठीक है। अब देखो की टू पावर, अब इसे हमें क्या सीखने को मिलता है, हम इसे क्या कैसे पावर ग्रैब कर सकते हैं। द पीपल अराउंड अस, इवन अवर क्लोजेस्ट फ्रेंड, विल ऑलवेज टू सम एक्सटेंट रिमेन मिस्टीरियस एंड अनफैथमेबल। हमारे जो आसपास के पीपल हैं, इवन द क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो कई बार मिस्टीरियस रहते हैं, कई बार यानी कि बॉटमलेस रहते हैं, ठीक है। देयर कैरेक्टर है सीक्रेट, रिसेसिव दैट द नेवर रिवील, द अननाउनेबलनेस, एक तो मेरा टंग नहीं ट्विस्ट हो रहा ढंग से, unknownableness of other people could prove disturbing if we thought about it long enough, since it would make it impossible for us really to judge other people, so we prefer to ignore this fact and to judge people on their appearance.
On what is most visible to our eyes, clothing, gesture, word, action. In social realm, appearance are the barometer of the almost all of our judgment, and you must never be misled into believing otherwise. One false sleep, one awkward or sudden change in your appearance can prove disastrous. देखो, इंसान को परखने की कई चीज़ें होती हैं, इंसान को कई चीज़ों से परखा जाता है, लेकिन इंसान का दिमाग एफर्ट करने से बचता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उन चीज़ों से सामने वाले को जज करने लग जाता है जो चीज़ें उसको दिखती हैं, जैसे कपड़े हुए, जेस्चर्स हुए, ठीक है। अब तुम लोगों की बात ही कर लें, मेरी बात भी कर लें, मैं जैसे किसी को देखता हूँ तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। और तुम लोगों की बात कर लें तो तुम लोग मुझे जज कर रहे होगे, डे 1 से जज कर रहे होगे। अगर डे आज ही 1 है तो आज भी जज कर रहे होगे, शायद मेरी टी शर्ट्स के कलर से, शायद इस चीज़ के कलर से, शायद इस लैम्प के कलर से। सोच रहे होगे कि यार ये लैंप तो दूर रखना चाहिए ना, ये तो कैमरे में आना ही नहीं चाहिए, फिर क्यों आ रहा है, हो सकता है ना। तो इंसान इतना दिमाग नहीं लगाता कि जहाँ क्या होता है, इंसान ये दिमाग नहीं लगाता कि अरे इसके मिनी एक्सप्रेशन कैसे हैं, जब ये बातें करते हैं तो इसकी आंखें ऐसे क्यों हो जाती हैं, जब ये बात करते हैं तो इसके लिप्स की स्ट्रक्चर ऐसे क्यों हो जाती है, जब ये कोई चीज़ को फोर्सफुली बताता है तो इसके माथा ऐसे क्यों हो जाता है। इतना मिनी एक्सप्रेशन को समझना बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको 5, 6, 7, 10 साल लग जाते हैं इनको मास्टर करने में, ठीक है। ये बहुत ऐसी स्किल्स हैं जो कि शायद बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम लेती हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, ठीक है। और किसी चीज़ को सीखो तुम 3 महीने, 4 महीने, साल में, 2 साल में सीख जाओगे, लेकिन ये चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं और इसलिए इंसान ऊपर ऊपर से देख के जज कर लेता है। उसके बाद कहा गया था कि अपीयरेंस देखो मैटर तो करती है, ठीक है, अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब तुम अपीयरेंस तो तुम्हारी बहुत अच्छी है लेकिन तुम किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए। अब क्या करोगे, काम तो यही आएगा ना, अपीयरेंस तो काम आने से रही, राइट। हाँ, अपीयरेंस हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, डिसेंट कपड़े पहन रखे, मैं कहीं इंटरव्यू देने गया हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सूट बूट पहन के, 3 पीस पहन के, जैसे शादी में जाते हैं, बोल लगा के पूरा अच्छे से चला गया, राइट, तो वो थोड़ा ओवर ड्रेस हो जाएगा, हो सकता है उस चीज़ का फ़र्क पड़े, लेकिन नॉर्मल अच्छा सा डिसेंट सा बन के गया हूँ, फिर ऐसे किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसा हूँ तो हाँ, मैं निकलने में आसानी होगी मुझे। लेकिन अगर तुम ड्रेस अच्छी नहीं पहन के गए हो, तुम्हारी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, फिर तुम खुद भी लूज़ करने लग जाते हो कॉन्फिडेंस। तो ओवरऑल हम सेइंग कि अपीयरेंस मैटर, बट ये भी मैटर करता है। इन द बिगिनिंग यू मस्ट वर्क टू एस्टेब्लिश अ रेपुटेशन फॉर वन आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, वेदर जेनरोसिटी, ऑनेस्टी और क्यूनिंग। सबसे पहला तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, चाहे तुम ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, एक ऐसी रेपुटेशन इस्टेब्लिश करो जो कि आउटस्टैंडिंग हो, एवरेज नहीं, आउटस्टैंडिंग। वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, कोई एक चीज़ पकड़ लो, उसमें अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दो, ठीक है। उसके बाद दिस क्वालिटी सेट यू अपार्ट एंड गेट अदर पीपल टू टॉक अबाउट यू। ये जो क्वालिटी है बहुत अंडररेटेड क्वालिटी है, लेकिन जब तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। यू देन मेक योर रेपुटेशन नोन एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, ठीक है, एंड वॉच एज इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। और तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम बता सकते हो कि यार मैं तो ऐसा हूँ, अरे नहीं मैं तो वैसा हूँ, ऐसे नहीं, उनकी जेन्युइनली हेल्प करके या जेन्युइनली कोई उनके लिए काम करके। बट देखो, दिमाग में एक बात रखना, हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब पहली बात तो ये नहीं है कि जो तुम्हारे सोशल मीडिया ने दिमाग में डाल रखा है कि आई डोंट वर्क फॉर एनीबॉडी, आई वर्क फॉर माई सेल्फ। वो बात ठीक है, लेकिन पावर ना एक सोशल गेम होता है, तुम अकेले कभी नहीं जीत सकते ये चीज़, इस बात को जहन में रखना। आगे इसमें एक और लॉ भी आएगा जिसमें बताया गया है कि अकेला रहना ज़िंदगी में सबसे बड़ी मूर्खता का काम होता है। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे कमेंट्स में कुछ मत बोलना प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है मेरी आप सबसे। रॉबर्ट ग्रीन ने ही बोला है, मैंने किताब थोड़ी सी आगे पढ़ रखी थी इसलिए मुझे पता है। अकेला रहना ज़िंदगी में सबसे बड़ी मूर्खता है, हमेशा लोगों के साथ रहो। ऐसे मत बोलना कि झुंड में सूर नहीं, क्या था, झुंड में गीदड़ आते हैं, शेर अकेला आता है। तो जानवरों के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, हम थोड़ा सा तो ऊपर है ना उनसे, है ना। तो प्लीज़ जानवरों के साथ कंपेयर मत करो, हम इंसान हैं, हमारे अंदर दिमाग है, तो इंसानों वाली बातें करो। और देखो, झुंड में रहना फ़ायदे तो हैं, मानो चाहे मत मानो, आगे जैसे जैसे चलेंगे हम तब पता चलेगा। और एट द एंड पहले लॉ से ही हम ये बात करते आ रहे हैं, अगर आपने अच्छे से देखा होगा कि पावर एक सोशल गेम है, ठीक है। तो सोशल गेम में अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, देखो करना तो पड़ेगा, शुरुआत तो तुम्हें ऐसे ही करनी पड़ेगी, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं एज द से योर रेपुटेशन इनएविटेबली प्रोसीड यू एंड इफ इट इंस्पायर रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ योर वर्क इज डन फॉर यू बिफोर यू अराइव ऑन द सीन। वाओ वाओ, कितनी अच्छी बात बोली है, एक बार वापस सुनो। रेपुटेशन इनएविटेबली प्रोसीड्स यू एंड इफ इट इंस्पायर रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ योर वर्क इज डन फॉर यू बिफोर यू अराइव ऑन द सीन। रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुमने ढंग से बना ली और लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं तो जहाँ तुम्हारी फील्ड है वहाँ पर पहुँचने से पहले तुम्हारे आधे तो लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, तुम्हारे वहाँ पर पहुँचने से पहले तुम्हारे बहुत सारे काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होंगे। ये सोच के कि वो सर आ रहे हैं तो हम इतना तो उनके लिए कर ही सकते हैं ना, या ये सोच के कि वो सर आ रहे हैं और अगर हमने ये काम नहीं किया तो ये काम रुक जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। अब देखो लास्ट पॉइंट बचा है, आराम से सुन लेना, ठीक है। देयर इज नो पॉसिबल रिवर्सल, रेपुटेशन इज क्रिटिकल, देयर आर नो एक्सेप्शंस टू दिस लॉ, परहैप्स नॉट केयरिंग बट अदर थिंग ऑफ you gain a reputation for insolation and arrogance, but that can be a valuable image in itself. Okay, since we must live in a society and must dependent on the opinion of other, there is nothing to be gained by neglecting your reputation. By not caring how you are perceived, you let other decide this for you. Be the master of your fate and also for your reputation. Reputation एक ऐसी चीज़ है जो कि क्रिटिकल है, थोड़ी मुश्किल है बनाने में, क्रिटिकल है, लेकिन रेपुटेशन का कोई ना अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम अच्छा रेपुटेशन नहीं है तो चलो थोड़ी सी ये कर लेते हैं, नहीं, रेपुटेशन होनी ही चाहिए, रेपुटेशन होनी ही चाहिए। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर तुम ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचते कि कौन क्या कहता है, ये नहीं सोचते, अगर यही तुम्हारी रेपुटेशन है तो ये अपने आप में भी बहुत वैल्यूबल है, लेकिन फिर ये रेपुटेशन तुम्हारी हर जगह पर लगभग मैच करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई इंसान ऐसा दिखता है तो तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम इसके लिए तो ऐसे हो, उसके लिए वैसे हो। रेपुटेशन एक ना अलाइन करनी चाहिए, हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आता रहता है लेकिन थोड़ा बहुत अलाइनमेंट मेन है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि बी द मास्टर ऑफ योर फैट, अपने भाग्य के खुद मास्टर बनो। ठीक है, और अपनी रेपुटेशन के खुद मास्टर बनो। किसी पर डिपेंड मत रहो सोसाइटी क्या कहती है उस पर, बहुत सोसाइटी तुम्हें क्या कहती है कि तुम ये हो उस पर भरोसा मत करो। ठीक है, बोल दो सोशल गेम है तो उनकी बातों को सामने से टोकना शायद तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं रहेगा, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सोसाइटी तुम्हारी बातें मानने लगेगी तब बोल सकते हो, लेकिन शुरू में जब तुम कुछ हो ही नहीं तब उनकी बातों को सामने से मत डालो, मानो मत मानो, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, पर सोसाइटी को ऐसे सामने से नेगलेक्ट मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो सोसाइटी के लिए सोसाइटी से करवाने पड़ते हैं हम खुद को। ठीक है, सोसाइटी का मतलब मैं दोस्त फ्रेंड सर्कल ऐसे बोला, ऐसा सोसाइटी वो नहीं जो घरों में सोसाइटीज़ होती है। ठीक है, फ्लैट्स वगैरह में, उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये चैप्टर हुआ पूरा हमारा, उम्मीद है आपको इससे कुछ क्लैरिटी आई हो, कुछ समझ आया हो। अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसकी इसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, बाय बाय।